हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। आज आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए देर न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 के पहले वीडियो बना दिया गया है, राजभाषा पार्ट 1, यह पार्ट 2 है। 50 के नीचे जो है पार्ट 2 का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर उस वीडियो को देखना है तो नीचे जा करके वीडियो में देख सकते हैं मेरे चैनल के। चलिए देखिए 50 नंबर में क्या दिया हुआ है कि फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियां हैं। ठीक है, कितनी उप समितियां हैं, कह रहा है राजभाषा संसदीय समिति की कितनी उप समितियां हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर में कि 3 उप समितियां हैं। 3 उप समितियां हैं, जिसमें रेल जो है दूसरी उप समिति में आती है। दूसरी उप समिति में दूसरी उप समिति में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति के मुख्य ड्यूटी क्या है। मुख्य ड्यूटी कह रहा है संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य ड्यूटी क्या है, मुख्य काम क्या है। तो देखिए आंसर में दिया हुआ है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। हिंदी का प्रगामी जो भी प्रयोग करना उसकी समीक्षा करना संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 52 में कह रहा है कि प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नगर में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। आंसर में देख लीजिए, आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है कि नगर के केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, उस नगर में जो केंद्र सरकार का कार्यालय होगा उस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जो है उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो है उस नगर के केंद्र सरकार का जो कार्यालय होगा उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक की अवधि क्या है। ठीक है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है। तो इसकी बैठक की अवधि जो है 3 महीना में एक बार होता है। देखिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा समिति और क्षेत्रीय राजभाषा समिति, इस सब की बैठक जो है अलग अलग इसकी अवधि होती है, इसलिए इसको कॉपी में नोट करके अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है, तो ये है 3 महीना में एक बार। और वहीं देखिए नेक्स्ट में दे रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अवधि क्या है, तो ये हो जाता है 6 महीना में एक बार। ठीक है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 महीना में एक बार और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अवधि जो है 6 महीना में एक बार होता है। और राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो गृह मंत्रालय। ठीक है, ये जो है गृह मंत्रालय तैयार करता है। ठीक है, इस पर हम बता दें कि मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि जो है त्रैमासिक, मतलब कि 3 महीना में एक बार होता है। ठीक है, और नगर राजभाषा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो नगर राजभाषा जो है इसकी जो है 6 महीना में एक बार होता है तथा इसके अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अवधि जो है वार्षिक होता है, 12 महीना में एक बार। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और वहीं अगर कह दे कि संसदीय राजभाषा समिति की बैठक जो होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसका जो होता है गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, और मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के अध्यक्ष कौन करते हैं, तो मंडल रेल प्रबंधक करते हैं। ठीक है, ये सब कॉपी में लिख करके आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पठायक्रम क्या है। तो हिंदी पठायक्रम प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ है। ठीक है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ अर्थात 3 पठायक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पठायक्रम क्या है। अभी आपने पढ़ा कि प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ 3 पठायक्रम है, उसमें जो है अंतिम जो है प्राज्ञ है, माने लास्ट जो है पठायक्रम सिलेबस जो है प्राज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पठायक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण होने के लिए केंद्रीय कर्मचारी जो भी है उनकी प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। देखिए याद रखिएगा, नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। ठीक है, यानी 4 पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है? तो प्रशिक्षण सुविधा यह चारों के चारों उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? माने कितनी बार, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं कराई जाती है? तो इसका आंसर जो है 2 बार कराई जाती है। ठीक है, मई और नवंबर में। ठीक है, मई और नवंबर में इसकी 2 बार जो है इसका पाठ्यक्रम जो है कि हिंदी परीक्षाएं कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, दिया हुआ है 60 में कि नियमित हिंदी समीक्षाएं कौन सी महीना में चलाई जाती है? तो अभी मैंने बताया मई तथा नवंबर में इसका परीक्षाएं जो है कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण होने के लिए कौन सा योग्य है? हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण होने के लिए कौन सा योग्य है? तो केंद्र सरकार के श्रेणी के तृतीय कर्मचारियों उससे ऊपर के अधिकारी। देखिए, यानी केंद्रीय कर्मचारी जो भी है उस श्रेणी 3rd जो है, मतलब कि ग्रुप सी से ऊपर के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो कह रहा है आंसर में कि जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, वह कोटि क में जो है आता है, यानी श्रेणी क में आता है। और नेक्स्ट में दिया है कि कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो आंसर में दिया हुआ है कि जिनकी भाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी या स्वभाषा है। ठीक है, जिनकी भाषा उर्दू, पंजाबी या कश्मीरी या मतलब कि स्वभाषा। इसको मैं एक बार में मैं समझा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए, मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देख करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए 64 में क्या कह रहा है कि कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो जिनकी भाषा मराठी, गुजराती, बंगाली या उड़िया या आसामी, वो जो है कोटि ग में आता है। ठीक है, मैं मोटा मोटी आप लोग को ये बता दे कि जिनकी भाषा शुद्ध हिंदी है, जिन प्रदेश या राज्य का भाषा जो है शुद्ध हिंदी है उसको कोटि क में रखा गया है, और जिनका भाषा हिंदी से मिलता जुलता हो, यानी 80% हिंदी और उसमें कुछ अलग से मिला जुला होता है, उसको कोटि ख में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि पंजाब में उसमें जो है कुछ हिंदी और कुछ अपने से मिला जुला, वो कोटि ख में आ जाता है। और कोटि ग उसको कहते हैं जो हिंदी से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत के जो भी मतलब कि स्टेट हैं उसमें जो है हिंदी से बिल्कुल अलग भाषा है, उसको कोटि ग में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 65 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 में कि कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोल, जो दक्षिण भारत की भाषा हो या अंग्रेजी बोलते हो, कोटि घ में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करें? कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण होना अपेक्षित है? यानी कोटि ग के जो है कैटेगरी सी के मतलब कि ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनको कौन सा मतलब कि पाठ्यक्रम जो है प्रशिक्षित होना चाहिए या अनिवार्य है? तो वो है प्रवीण पाठ्यक्रम उनको देना चाहिए प्रशिक्षण। ठीक है, 67 में देखिए कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण अपेक्षित है? तो वो है प्रबोध। जो कोटि घ के है उनको जो है प्रबोध पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि प्राग पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार जो है क्या है? यानी प्राग जब पास कीजिएगा तो आपको एक मुश्त इनाम जो है, पुरस्कार जो है कितना मिलेगा? तो वो है 2400 रुपये। 2400 रुपये मात्र, 2400 रुपया प्राग अगर पास करते हैं तो एक मुश्त पुरस्कार जो है आपको 2400 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अधीन दक्षिण रेलवे से हर साल कितने कर्मचारी अधिकारी पुरस्कृत होते हैं? उसमें जो दिया हुआ है 8। दक्षिण रेलवे से हर साल 8 जो है कर्मचारी जो है पुरस्कृत होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि सामूहिक नगद पुरस्कार, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है। सामूहिक नगद पुरस्कार के लिए प्रथम पुरस्कार की रकम 1500 रुपया, ठीक है, कितना है, 1500 रुपया है। और 71 में क्या कर रहा है कि सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार, याद रखिएगा द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है, तो वो है 1200 रुपये, ठीक है। प्रथम के कितना है, प्रथम पुरस्कार 1500 और द्वितीय है 1200, याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट करके तब याद रखिए, याद कीजिए, अच्छा रहेगा। 72 में क्या करें कि सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार, तृतीय कितना है 800 रुपया, प्रथम कितना हो जाता है, प्रथम 1500, द्वितीय 1200 तथा तृतीय 800, याद रखिएगा तृतीय पुरस्कार कितना है 800। सामूहिक नगद पुरस्कार के अधीन प्रथम जो है 1500, द्वितीय 1200 तथा तृतीय 800 रकम दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है कि साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने वाले के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 दिए जाते हैं। और साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यहाँ पर था कि 10,000 से ज्यादा यानी प्रथम पुरस्कार था, या 10,000 से ज्यादा द्वितीय पुरस्कार है, तो 10,000 से द्वितीय पुरस्कार कितना है, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसमें जो है तीन पुरस्कार दिए जाते हैं। और 75 नंबर में कह रहा है कि साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए तृतीय पुरस्कार कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसमें 5, इसमें कितना दिए जाते हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ठीक है, नाम पदनाम साइन बोर्ड किस क्रम में मतलब कि देना चाहिए, तो ये है प्रादेशिक मतलब कि क्षेत्रीय भाषा, दूसरा है हिंदी तथा तीसरा है अंग्रेजी। ऐसे भी आप स्टेशन पर अब जाइएगा तो वहाँ भी जो उद्घोषण जो होता है, गाड़ी के आवागमन का जो भी जो अनाउंसमेंट होता है, उसका भी नियम है कि पहले उस वहाँ के क्षेत्रीय भाषा मतलब कि प्रादेशिक भाषा में, दूसरी स्थिति में हिंदी तथा तब अंग्रेजी भाषा में उद्घोष मतलब कि अनाउंसमेंट होना चाहिए, ठीक है। और स्टेशन पर जो बोर्ड लगा रहता है, कौन सा यह स्टेशन है, उस पर भी यही नियम लागू होता है, पहले क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए, उसके बाद हिंदी तब अंग्रेजी भाषा में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फर्मों में किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए, तो यहाँ भी है त्रिभाषी यानी 3 भाषा में, प्रादेशिक मतलब कि वहाँ के पहले क्षेत्रीय भाषा, तब हिंदी, तब अंग्रेजी में क्रम में तैयार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 78 में कि रबड़ मुहर को किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए, रबड़ मुहर जो होता है उसको जो है 2 भाषा में तैयार किया जाना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी, मतलब कि 2 भाषा के रूप में करना चाहिए, एक लाइन हिंदी में तथा दूसरा लाइन अंग्रेजी में करना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके। अगर इसको PDF अगर पाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि यह वीडियो का PDF कैसे मिलेगा। यहाँ पर LDC JEE AWM के लिए जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उस सभी का यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जैसे LHB ICF डेमू मेमू तथा ITI के जितने भी ट्रेड हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, उस सभी का यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ITI से संबंधित फीटर बेल्डर मशीनिस्ट टर्नर यानी मशीनिस्ट के जितने भी ज्यादा करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेफर मशीन स्लोटर मशीन लेथ मशीन प्लेनर मशीन ड्रिल मशीन जितने भी मशीन है उस सभी का जो है यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वर्कशॉप के फाइनल PDF जो है जो वर्कशॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब का भी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध और प्रवीण परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रबोध के लिए 1600 तथा प्रवीण के लिए 1500 रुपया जो है राशि पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि हिंदी टंकन यानी टाइपिंग की बात कर रहा है, हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है, ठीक है, टाइपिंग में, तो वो है 1600 रुपया, याद रखिएगा 1600 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है, तो अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषा है उसे मात्र एक नेपाली भाषा है जो कि विदेशी है, ठीक है। नेपाली भाषा जो है वो केवल एक विदेशी है, बाकी सब अपना हिंदुस्तान की भाषा है। चलिए 82 नंबर में क्या कर रहा है कि मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं,
मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैंने ऊपर बताया है कि मंडल रेल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होता है, मंडल रेल प्रबंधक होता है। और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अगर पूछता है तो वह गृह मंत्रालय हो जाता है, और केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए कौन सी मंत्रालय कार्यालय हिंदी समीक्षाएं परीक्षाएं चलाता है? तो वो जो है गृह मंत्रालय चलाता है, गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमुश्त पुरस्कार के लिए कौन सी अर्ह होंगे, मान मतलब कौन से सक्षम होंगे? तो ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। ठीक है, वही जो है एकमुश्त पुरस्कार के लिए सक्षम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कर रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय माने के अध्यक्ष कौन है? नगर, देखिए याद रखिएगा, नगर राजभाषा, ऊपर भी हमने बताया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो है महाप्रबंधक होते हैं, और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष उस क्षेत्र के जो वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, केंद्र सरकार के केंद्रीय कार्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देखिए 86 में क्या कह रहा है कि स्टेशन उद्घोषणाओं को किस क्रम में होना चाहिए? मैंने ऊपर भी बताया कि स्टेशन का जो अनाउंसमेंट होता है वह किस भाषा में होना चाहिए? तो त्रिभाषिक, मतलब 3 भाषा में होना चाहिए, प्रादेशिक, हिंदी तथा अंग्रेजी। यानी प्रादेशिक का मतलब हो गया कि जिस क्षेत्र में वह स्टेशन है वहाँ की भाषा में प्रथम बार उसका उद्घोषण होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए, उसके बाद हिंदी में होना चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में क्या कर रहा है कि रूफ बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करना है? कैसे करना है? तो कह रहा है कि समानुपात में, समानुपात में, त्रैभाषी, प्रादेशिक, त्रिभाषी में, यानी प्रादेशिक, हिंदी तथा अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित करना चाहिए? तो ये भी है त्रैभाषिक, यानी प्रादेशिक, हिंदी तथा अंग्रेजी। प्रादेशिक का मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र में है गाड़ी उस क्षेत्र के प्रथम भाषा, उसके बाद हिंदी तथा अंग्रेजी। गाड़ियों के पैनल बोर्ड को किस क्रम में, यानी पैनल बोर्ड जो है पहले क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तब अंग्रेजी। 89 में क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन सा सक्षम मतलब अहर है? ठीक है, तो वो है केंद्र सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राग्ञ परीक्षा, या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में 55% अंक लेकर उत्तीर्ण हो। मतलब कि जो 55% अंक लेकर के जो पास करता है उसके लिए व्यक्तिगत वेतन के लिए सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिकों के लिए वो दिए जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? तो लिपिकों के लिए 300 रुपये दी जाने वाली मानदेय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन सा योग्य है? वार्तालाप, याद रखिएगा, बातचीत वार्तालाप के लिए पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित पाने के लिए कौन सा योग्य है? तो चालू लाइन के सभी कर्मचारी, चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, जो आम जनता से सीधे संपर्क मतलब आम जनता से सीधे संपर्क करता है। यहाँ में कह रहा है कि वर्ग फो यानी ग्रुप डी के कर्मचारी सहित, यानी ग्रुप डी के कर्मचारी सहित ऊपर के जितने भी कर्मचारी है सभी जो है हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले सकते हैं, यानी वह योग्य है जो आम जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है 92 में कि व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना की पुरस्कार की राशि क्या है? व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की योजना की राशि क्या है? तो ये है 1500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ठीक है, तो अवधि क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो 30 घंटे। कितना है? 30 घंटे। याद रखिएगा, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो 30 घंटा। कितना है? 30 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन सा योग्य है? तो श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्रवीणता है उनको जो है कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 में क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 95 में क्या कह रहा है कि 95 या 95% या उससे अधिक परंतु 97 से कम अंक
अंक पाकर हिंदी टंकन पास करने के लिए पर मिलने वाले नगद पुरस्कार जो है कितना है, तो वो है 1600 रुपये। कितना है? 1600 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कर रहा है कि हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन आशुलिपि को कितने टंकन कार्य करना चाहिए, यानी कितने टाइपिंग करना चाहिए हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए, यानी हिंदी प्रोत्साहन भत्ता जो इनाम जो है उसको पाने के लिए कितना, मतलब कि आशुलिपि को कितने टंकन मतलब टाइपिंग जो है कितना कार्य करना होगा। तो कह रहा है कि हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 नोट जो है उनको जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है कि 90% या उससे ज्यादा यानी 95% से कम साहित्य हिंदी टंकन पास करने के लिए मिलने वाले नगद पुरस्कार कितना है, तो यह है 800 रुपये। ठीक है। 98 में क्या कर रहा है कि हिंदी आशुलिपि में 95% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलना चाहिए, तो 95 या उससे अधिक अगर अंक प्राप्त करते हैं 95% से अधिक, तो उनको मिलेगा 2400 रुपये। ठीक है। और 90 से लेकर के 95% अगर अंक पाते हैं तो आपको मिलेगा 800 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को दिया जाने वाला मानदेय क्या है। अंशकालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिया जाने वाला मानदेय क्या है, तो 500 रुपये प्रति माह। ठीक है। प्रति माह जो है 500 रुपया दिया जाता है जो अंशकालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिया जाने वाला मानदेय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 में कि हिंदी टंकन या हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है। ठीक है। हिंदी टंकन एवं हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार जो है क्या है, तो वो कितना है, तो हिंदी टंकन के लिए 1600 रुपया तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 3000 रुपया उनको दिया जाता है। हिंदी टंकन एवं हिंदी आशुलिपि, देखिए तो हिंदी टंकन एवं हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला पुरस्कार कितना है, तो हिंदी टंकन के लिए 1600 तथा आशुलिपि के लिए 3000 रुपया उन लोग को मिलता है। ठीक है। इस वीडियो को नोट मतलब कि रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिए तथा इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर इस वीडियो का अगर PDF आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गया, मैं 50 से 100 तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन का एक मैं वीडियो बनाता हूँ और इसके बाद का फिर मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, ये पार्ट 2 है। ठीक है। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप संपर्क करके आप PDF पा सकते हैं। ठीक है। और जिन भाइयों को PDF लेना होगा वही मैसेज करेंगे, बाकी के फालतू का मैसेज कृपा करके आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा में आप लोग LDCJ AWM के लिए आप लोग इस पर PDF जो है इस पर मैसेज करके आप लोग PDF मंगा सकते हैं। जो जितने भी टेक्निकल जो भाषाएं क्वेश्चन जो आते हैं उस सभी टेक्निकल क्वेश्चन जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे LHB, ICF, डेमू, मेमू, बैगन और डिपार्टमेंटल जितने भी है, पास, PTO, राजभाषा, इंसेंटिव, स्टोर, जितने भी क्वेश्चन है सभी का यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ITI के जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, जितने भी क्वेश्चन है या वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे वर्कशॉप से, उस सब का PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और PDF पाने के लिए आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों। ठीक है। आप लोग जैसे लाइक शेयर कीजिएगा उस प्रकार ही हम लोग उत्साहित होते हैं और मन लगता है और हम लोग वीडियो को बनाने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।